सभी को ग्रीटिंग। तो आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो भाग 9 के अंदर आता है, जिसका नाम है पंचायत। तो पंचायत क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, कितने स्तर की होती है, कौन सी समिति ने लाई थी, कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, यानी सारी बातें हम इससे संबंधित आज हम जानेंगे। जो ग्राम सचिव पेपर के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर एक वैसे पेपर में भी आपको मिल जाएगा इसका हर एक क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि जहाँ स्थान पे आप रह रहे हैं उसमें शासन, ठीक है। सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन है यानी जो ये लोकल गवर्नमेंट है, ये कौन से वंश में आई थी? तो सबसे पहले जो ये लोकल गवर्नमेंट है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चोल वंश में आई थी। यानी सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन है वो चोल वंश में शुरू हुआ था। कौन से वंश में शुरू हुआ? चोल वंश में। उसके बाद अंग्रेजों के समय में जो स्थानीय स्वशासन लाया था वो कौन लाया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन अंग्रेजों के समय में जो स्थानीय स्वशासन लेकर आया था वो कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन। और इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब आप ध्यान से समझिए कि स्थानीय स्वशासन क्या है। अब ये जो स्थानीय स्वशासन है यानी कि जो स्थान जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे हम शासन की बात करते हैं। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो गांव में ग्राम पंचायत आपने सुनी होगी। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में अलग अलग होता है, जैसे शहर में नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है। तो हर टाइप की अलग अलग स्थानीय स्वशासन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कि जो स्थानीय स्वशासन है ये क्या करता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। क्या करता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण क्या होता है, इस बात को आप आराम से समझ लीजिए। 1 मिनट रुकना है। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए क्या होता है कि केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि बीच में मान लीजिए मेन में केंद्र है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग आप राज्य कह सकते हैं, अलग अलग आप ज़िले कह सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ से सरकार चलाएगा तो केंद्र से ही सरकार चलेगी और जो भी फैसला करना होगा वो केंद्र ही करेगी। हर चीज़ का फैसला केंद्र ही करेगी। इसको कहा जाता है केंद्रीकरण। इसको क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण। लेकिन क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है वो तो यहाँ पे रूल चलाएगी, साथ में प्रत्येक स्थान में अपनी खुद की भी सरकार होगी, ताकि प्रत्येक स्थान में खुद की अपनी भी क्या होगी? खुद की एक सरकार होगी। अब मान लीजिए आपके गांव में कोई नल लगवाना है या कोई गली बनवानी है तो आप प्रधानमंत्री के पास थोड़ी ना जाएंगे गली बनवाने के लिए। या आपके गांव में कोई समस्या है, आपके गांव में तालाब नहीं है या खेती के लिए कोई संसाधन नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो आप सीधा मुख्यमंत्री के पास थोड़ा ना जाओगे ये काम करवाने के लिए। मतलब ये स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि उस स्थान में, जैसे आप जिस गांव में रह रहे हैं, जिस कस्बे में रह रहे हैं या किसी शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ के हम शासन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए वहाँ पे स्थानीय मतलब गांव में किसी का झगड़ा हो गया है तो मतलब आप समझ गए ना, तो उसको सुलझाने के लिए कोई चाहिए। गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए गांव में गली बनवानी है, चौपाल बनवानी है, बस के शेल्टर लगवाने हैं, ठीक है, बस क्यों आपने सुना होगा। तो वो कौन करता है? तो वो स्थानीय स्वशासन ही तो करते हैं। तो ये जो है ना, जो ये ग्राम पंचायत है, जो पंचायत है, ये क्या है? ये सत्ता का, या जो स्थानीय स्वशासन है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही यहाँ पे केंद्र सरकार, केंद्र जो होगी अपना राज चलाएगी या केंद्र ही जो अपना सरकार चलाएगी। केंद्र का तो यहाँ पे होगा ही होगा, साथ में जो स्थानीय जो लोग हैं वो अपना खुद का शासन करेंगे। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो खुद का अपना क्या करेंगे? शासन करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि अलग अलग विकेंद्रित कर दिया है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थानीय सरकार रहेगी, वो अपना खुद का शासन चलाएगी, ठीक है। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं वहीं पे। तो उम्मीद आप समझ गए हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है वो सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण। क्या है ये? विकेंद्रीकरण है। अब ये जो स्थानीय स्वशासन है
ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ग्रामीण होता है एक शहरी, एक ग्रामीण होता है एक शहरी, ग्रामीण और शहरी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बेसिक से बहुत आराम से शुरू करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है सारी बातों का, अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1952 के अंदर एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक आप समझ गए होंगे, विकास का मतलब भी समझ गए होंगे, कार्यक्रम भी समझ गए होंगे। इसमें क्या होता था कि गांव की समस्याओं को सुना जाता था, गांव की समस्याओं को सुना जाता था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो सबसे पहले 1952 में शुरू किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, 1950 को हमारा ये जो संविधान लागू हो गया था, उसके बाद हमने देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसका मेन उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग। यानी जो हमें विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस करनी है, तो इसमें जनता का क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी सामुदायिक विकास की देखा देखी एक 1953 में एक और यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्या शुरू कर दी? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अब क्या हुआ? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कुछ नहीं थी, इसी का एक रूप आप कह सकते हैं, जिसमें गांव की समस्याओं को सुना जाता था और विकास में जनता का सहयोग वो चाहते थे। तो 1952 की देखा देखी राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और 1957 यानी 5 साल बाद एक समिति का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1959 में रिपोर्ट दी कि गांव के अंदर क्या होनी चाहिए भाई? पंचायत होनी चाहिए। गांव के अंदर क्या होना चाहिए? पंचायत होना चाहिए। और वो कितने स्तर की होनी चाहिए? 3 स्तरीय पंचायत। गांव के अंदर 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। ये बात बलवंत राय मेहता समिति ने कही 1959 में। गठन कब हुआ? 1957 में। तो जो ये त्रिस्तरीय पंचायत है वो कौन कौन से होनी चाहिए? 1 नंबर पे होनी चाहिए ग्राम पंचायत, 2 नंबर पे होनी चाहिए ब्लॉक समिति, 3 नंबर पे होना चाहिए जिला परिषद। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने कहा, क्योंकि ये सारी बातें गांव के विकास के बारे में हो रही थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि गांव के अंदर 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। नंबर 1 पे ग्राम पंचायत, नंबर 2 पे ब्लॉक समिति, नंबर 3 पे जिला परिषद होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे भाई ग्राम पंचायत, ये मैं अलग अलग आपको बताऊंगा ग्राम पंचायत में क्या होता है, ब्लॉक समिति में क्या होता है, जिला परिषद में क्या होता है, क्या इनके काम होते हैं, ठीक है, कौन इसमें बैठता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। कब गठन किया गया? 1957 में। रिपोर्ट कब पेश की? 1959 में। तो आप आराम से समझिए, तो 1959 के अंदर ये रिपोर्ट पेश की है। तो 2 अक्टूबर 1959 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखनी है, हर एक बात आपको याद रखनी है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले पंचायत लागू की थी। फिर से समझ लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 को किया गया था, इसने 1959 को रिपोर्ट पेश कर दी थी कि गांव के अंदर 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। इसकी देखा देखी या इसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत लागू कर दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायत लागू कहाँ हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959। अब आप ये कहेंगे कि 2 अक्टूबर डेट क्यों चुनी गई?
क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी पढ़ाया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 40 अनुच्छेद के अंदर पंचायत का प्रावधान दिया गया है। और गांधी जी पंचायत के फेवर में थे, गांधी जी चाहते थे कि पंचायत होनी चाहिए, और जो भीमराव अंबेडकर है वो पंचायत के अगेंस्ट में थे। तो गांधी जी पंचायत के ज़्यादा फेवर में थे, इसलिए जो भी काम पंचायत का हुआ तो उन्होंने 2 अक्टूबर यहाँ पे डेट रख दी। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया कि जो पंचायत की चर्चा है अनुच्छेद 40 में है। आप सभी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हैं, और जिस अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायत की क्या है प्रावधान दिया गया है। अब देखो, तो ये बात आप सभी को पता है कि जितने भी 36 से लेकर 51 तक जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं वो अनुच्छेद कंपलसरी नहीं है, वो राज्य की मर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य में लागू कर सकता है, अगर राज्य नहीं चाहे तो वो नहीं लागू कर सकता। किसी का कोई दबाव नहीं है, आप उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आप अपने राज्य में चाहे तो पंचायत लागू करें और चाहे तो पंचायत लागू ना करें, क्योंकि आर्टिकल 40 यही कहता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। 1977 यानी आप यहाँ पे देखिए कितने साल की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं दोनों को कंपैरिजन करके बताता हूँ। यहाँ पे 1957 में आई बलवंत राय मेहता समिति, 3 स्तरीय पंचायत का नाम या गठन के बारे में बताया गया। उसके जस्ट 20 साल बाद आई 1977 में अशोक मेहता समिति। कौन सी आई? अशोक मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। और आगे देखेंगे तो 1977 में आई अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की बात की। कितने स्तरीय? द्विस्तरीय पंचायत की बात की। एक था मंडल पंचायत, दूसरा था जिला परिषद, यानी बीच वाली ब्लॉक समिति को हटा दिया था। आप सभी को पता है कि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार में बलवंत राय मेहता समिति को काटा मारा और अशोक मेहता समिति को अपना लिया था। मंडल पंचायत और जिला परिषद, इसमें 2 स्तरीय पंचायत थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फिर से समझ लीजिए। 1957 में थी बलवंत राय मेहता समिति, कितनी स्तरीय थी? 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। और 1970 20 साल बाद आई अशोक मेहता समिति, इसमें कितनी स्तरीय थी? 2 स्तरीय, मंडल पंचायत और जिला परिषद, मंडल पंचायत और जिला परिषद। अब हम आगे बढ़ते, देखो अब इसने जब ये रिपोर्ट पेश करती तो फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी, और फिर इसने अशोक मेहता समिति को काटा मारा, और फिर कौन सी अपना ली थी? बलवंत राय मेहता समिति। आपको याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में 3 स्तरीय की बात करती है, अशोक मेहता समिति 1970 में द्विस्तरीय की बात करती है। ठीक है, उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आर्टिकल जो 40 है वो 36 से 51 के बीच में आता है, और ये बात बताता है कि 36 से 51 के बीच में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं वो राज्य की मर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर राज्य चाहे तो लगा देगा, ना चाहे तो नहीं लगाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब चीज़ें चेंज होती गई तो ये ज़रूरत पड़ी कि हर गांव के अंदर क्या होनी चाहिए? पंचायत होनी चाहिए। अगर हर गांव के अंदर पंचायत होनी चाहिए तो पंचायत की जो प्रावधान है वो कहीं और संविधान में डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी राज्य कंपलसरी नहीं कर सकता है। इसलिए 73वां यानी 73वां संविधान संशोधन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, 73वां संविधान संशोधन किया गया। और 73वां जो संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993, 1 मिनट को, 24 अप्रैल 1993 को कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को किया गया, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 24 अप्रैल 1993 को किया गया, और इसमें 243 आर्टिकल में क से लेकर अण तक विषय जोड़ दिए। क से लेकर अण तक विषय जोड़ दिए, और ये कितने विषय थे? 29। कितने विषय थे? 29। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितने विषय थे? 29 विषय थे। ठीक है, अब देखो,
आप सभी को पता है कि भाई पंचायत को मिल गया है संवैधानिक दर्जा। कब दर्जा मिला? 1993 को। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची। कितने विषय जोड़ दिए? 29 की। कौन से आर्टिकल में? 243 में। कैसे लेकर अणे तक। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर एमपी यानी मध्य प्रदेश ने इसको शुरू कर दिया था। यानी कि जब संवैधानिक दर्जा मिला पहली बार पंचायत को, तब सबसे पहले किसने शुरू किया था? एमपी ने। वैसे सबसे पहले शुरू किसने किया था? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। अब दो बातें और याद रखनी है, एक PV राव और एक सिंधवी समिति किससे संबंध रखती है? पंचायत से। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधवी समिति किससे संबंध रखती है? पंचायत से। ठीक है, बहुत ही आपको प्रिसाइज डाटा कराया जा रहा है, आपको आराम से समझना है। अब हम समझते हैं कि भाई पंचायत क्या होती है, ब्लॉक समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए कोई गांव है, मैं यहाँ पे गांव रुको, मान लीजिए ये कोई गांव है। ठीक है, इस गांव के अंदर ये वार्ड, आप देखो ज़्यादातर जो बच्चे गांव में रहते हैं तो आप सभी को पता होगा गांव में होते हैं वार्ड। भाई 5 वार्ड हैं, 10 वार्ड है, 11 वार्ड है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, अब प्रत्येक वार्ड में होता है वार्ड मेंबर। क्या होता है? वार्ड मेंबर। प्रत्येक वार्ड में क्या होता है? वार्ड मेंबर होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, 1 मिनट को। ठीक है, अब देखो पहले मतलब क्या होता, हालांकि देखो सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी गांव है, उस गांव में कहीं पे नल लगवाना है, गली बनवानी है, तालाब खुदवाना है, पानी की समस्या को दूर करना है, तो ये काम कौन करेगी? कार्यपालिका। कौन करेगी भाई? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में आप सभी को पता है कि इलेक्शन होगा तो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं और मुखिया या प्रधान होता है। ठीक है, ये मुखिया प्रधान मतलब हमारे यहाँ पे बात करेंगे तो मुखिया प्रधान सरपंच एक ही होता है। मुखिया प्रधान सरपंच एक ही होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानी है। तो जो कार्यपालिका होती है ना, जिसमें काम करवाना होता है, भाई काम करवाना होगा ना कि भाई पानी की सुविधा को दूर करवाना है, नलियों की सुविधा को गलियाँ बनवानी है। ठीक है, या फिर मतलब आप समझ गए होंगे कि चौपाल वगैरह बनवानी है। ठीक है, यानी गांव के विकास के लिए जो काम करवाना है वो सारी कार्यपालिका करती है। और मान लीजिए किसी का झगड़ा हो गया है ना, गांव में सभी को पता ना कैसे कैसे झगड़े हो जाते हैं। किसी का झगड़ा हो गया है और झगड़े को सुलझाने का काम कौन करता है? सरपंच। हालांकि हमारे यहाँ पे जो सरपंच प्रधान मुखिया एक ही होता है, वही कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वही न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। मतलब आप समझ गए हैं कि गाँव में जो पंचायत होती है वो पंचायत क्या होती है? स्थानीय शासन की बात करती है। यानी किसी भी गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार होती है, या किसी भी गांव में कोई झगड़ा हो गया है तो उसमें भी ग्राम पंचायत ही उसको मतलब उसको सुलझाएगी। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए ग्राम पंचायत के बारे में। अब देखो, आप सभी को पता है कि ज़मीन का हिसाब, 1 मिनट को, जो ज़मीन का हिसाब है उस ज़मीन के हिसाब या मैप के लिए लेखपाल होता है, पटवारी होता है। यूपी वगैरह में लेखपाल होता है, कानून को भी कह सकते हैं, और हमारे यहाँ पे हम बात करेंगे तो पटवारी होता है। ठीक है, कौन होता है? पटवारी। और पटवारी के नीचे होता है अमीन, जो फीता लेके मापता होता है, अमीन पटवारी। आप जानते भी होंगे, आपने कई बार प्लॉट या ज़मीन मपवाई होगी। तो अब आते हैं पुलिस की बात करते हैं। ठीक है, आपने अमूमन सुना होगा कि जब गाँव में कोई पुलिस आती है तो पहले सरपंच की घर जाती है ना, तो वैसे सरपंच के घर नहीं जाती, वो सबसे पहले चौकीदार के घर जाती है। चौकीदार जो होता है वो प्रत्येक गांव में एक चौकीदार होता है। चौकीदार क्या होता है? प्रत्येक गांव में एक चौकीदार होता है, और चौकीदार के अलग अलग काम होते हैं। आप अगर गांव में रहते हैं तो आप अच्छे से जानते भी होंगे। अब देखो, और प्रत्येक गांव में एक चौकीदार होता है, और 3-4 या 4-5 गाँव को मिलाकर एक पुलिस चौकी बना दी जाती है। मतलब ऐसे कहेंगे भाई 4-5 गाँव की एक पुलिस चौकी बना दी जाती है, और 4-5 पुलिस चौकियों के लिए एक पुलिस स्टेशन बना दिया जाता है। 4-5 पुलिस चौकियों के लिए क्या बना दिया जाता है? पुलिस स्टेशन बना दिया जाता है। अब जो कोई भी गांव में मान लीजिए कोई मुखिया सही से काम नहीं कर रहा है, या गांव में कोई समस्या आ गई है और उस बात को पुलिस तक पहुंचाना है, तो चौकीदार जाएगा सबसे पहले पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी से बात नहीं बनी तो सीधा जाएगा पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो उम्मीद आप पुलिस का फंक्शन भी समझ गए होंगे कि कोई भी जो पुलिस आती है तो सबसे पहले चौकीदार के पास आती है, चौकीदार से वो विवरण लेती है, और चौकीदार फिर सरपंच को सूचना देता है, तब जाके वो उसके घर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाई पंचायत के चुनाव की। किसकी बात करते हैं? पंचायत के चुनाव की।
तो भाई पंचायत का जो चुनाव है, सबसे पहली बात तो जो राज्य है, राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य का इलेक्शन कमीशन जो होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो करवाता है। अब चुनाव जो होना है, कब होना है, ये काम कौन करता है? तो ये राज्य सरकार करती है। किसी भी राज्य में जो सरपंच के जो चुनाव होते हैं, या जो पंचायत के चुनाव होते हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, ये करवाता कौन है? इसका जो करवाने का काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन जो मतलब आदेश देने का काम होता है वो राज्य सरकार करती है। अब आप सभी को पता होगा, जब सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं तो ये ऐसे टाइम पे होते हैं, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ताकि जो स्कूल वगैरह वो खाली हो जाते हैं, पेपर वगैरह हो जाते हैं और स्कूल खाली हो जाते हैं, उन्हीं को पोलिंग बूथ बना दिया जाता है। यानी करवाने का काम तो निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन जो मेन आदेश देता है ना, मेन जो होता है, मतलब ये तो जरिया है, निर्वाचन आयोग तो एक जरिया है, मेन जो करवाने का काम करती है वो राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, कौन करती है? राज्य सरकार। अब इसके निर्वाचन चुनाव के लिए कितनी साल आयु होनी चाहिए? 21 साल आयु होनी चाहिए। यानी जब आप भी जो ये मैंने आपको स्थानीय स्वशासन बताया, इसके निर्वाचन के लिए कितने साल आयु होनी चाहिए? 21 साल। अब कार्यकाल कितना होता है? तो उम्मीद है तो 5 साल ही होता होगा। ठीक है, अब गांव में सरपंच अगर आपकी 21 साल है तो भाई आप सरपंच उठ सकते हैं। ठीक है, किसी की अगर 21 साल आयु है तो। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए। मैंने यहाँ पे बता दिया निर्णय कौन लेती है। 1 मिनट रुको। निर्णय लेने का काम कौन करती है? राज्य सरकार। करवाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए आप। अब देखो पंचायत की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन होती है? ग्राम पंचायत। एक होती है पंचायत समिति, जिसको आप ब्लॉक समिति भी कह सकते हैं। एक होता है जिला परिषद। अब ये देखो, ग्राम पंचायत क्या होती है? एक गांव में एक बनती है। अमूमन मैं जनरल का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक गांव में एक ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, अब ये जो ग्राम पंचायत होती है, इसमें कौन चुना जाता है? मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। तो इसमें कौन चुना जाता है? तो इसमें चुना जाता है मुखिया, प्रधान या सरपंच। ये एक ही होते हैं, हमारे यहाँ एक ही होते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी ऑफिसर होता है वो होता है ग्राम सेवक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। कौन होता है? वो ग्राम सेवक होता है। कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। दूसरे नंबर पे आती है पंचायत समिति। ये जो पंचायत समिति होती है, ये 2 या 3 गांव को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, 2 या 3 गांव से एक आदमी बनता है यहाँ से, और यहाँ से जो बनता है वो ब्लॉक प्रमुख बनता है। कौन बनता है? ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है सरकारी, वो होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ये PCS अधिकारी होते हैं, जो स्टेट PCS का एग्जाम देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जिला परिषद। कौन आता है? जिला परिषद। और यहाँ पे कौन बनता है? अध्यक्ष। ये 10 या 12 गांव का मिला के बनता है। इन सभी के क्या होते हैं? इलेक्शन, और हर 5 साल बाद इनको हटा दिया जाता है। और ये जितने भी होते हैं सारे के सारे सरकारी अधिकारी होते हैं, ये सीधा रिटायरमेंट पे ही हटते हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि ग्राम पंचायत के तो काम क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि गांव में सरपंच है, वो क्या काम करवाता है, क्या नहीं करवाता है। अब हम समझते हैं पंचायत समिति के काम क्या होते हैं, ब्लॉक समिति के काम क्या होते हैं। देखो, ब्लॉक समिति के भी अपने काम होते हैं। मतलब ये अब जो गांव इनके अंडर आते हैं, उन्हीं मतलब गांव के विकास का ही काम करते हैं। जैसे अपने गांव की बात बताता हूँ। जैसे हमारे गांव में कुछ काम ऐसे जो सरपंच ने करवा दिए हैं। मान लीजिए स्टेडियम बनवा दिया है, या फिर गलियों का निर्माण करवा दिया है, तालाब को पक्का करवा दिया है, पानी की समस्या को दूर कर दिया है। अब कुछ काम ऐसे जो ब्लॉक समिति वाले ने करवाए हैं भाई, कुछ काम ऐसे जो ब्लॉक समिति वाले ने कराए हैं, और कुछ काम ऐसे जो जिला परिषद वाले ने करवाए हैं। जिला परिषद वाले ने, जैसे यहाँ पे अड्डे पे नहीं होते जो मतलब जिसको शेल्टर बोला जाता है, बस क्यू शेल्टर बोला जाता है, जहाँ पे मतलब बारिश वगैरह आ जाए तो हम अंदर जाके रह सकते हैं। ठीक है, मतलब बैठ सकते हैं। वो बस क्यू शेल्टर आपने सुना भी होगा वैसे भी। तो मतलब ये होता है कि तीनों के तीनों ना अपने लेवल पे ग्राम के विकास की बात करते हैं। तीनों के तीनों अपने लेवल पे ग्राम की विकास की बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, और तीनों अलग अलग ग्रांट लेते हैं, अलग अलग काम करवाते हैं। मतलब आप ये बात समझ गए हैं कि ग्राम पंचायत में जो मुखिया बनेगा वो भी काम करवाएगा, पंचायत समिति में ब्लॉक प्रमुख बनेगा वो अपने तरफ से काम करवाएगा, जिला परिषद में जो अध्यक्ष बनेगा वो भी अपनी तरफ से क्या बनवाएगा? काम करवाएगा। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे, पंचायत के बारे में आप समझ गए। ठीक है, अब कुछ और बातें देख लेते हैं। पंचायत में क्या है? फीमेल को 1/3 आरक्षण है। फीमेल को कितना आरक्षण है? 1/3 आरक्षण मिला हुआ है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण मिला हुआ। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों के तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे
याद रखना इस बात को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। रिवीजन की तो मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत होगी, वैसे भी टाइम कम ही है, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि भाग 9 का हमने भाग 9 पढ़ा था। भाग 9 में हमने पढ़ा था पंचायत के बारे में। पंचायत के 3 स्तरीय हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने बताई थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने 2 प्रकार की बताई थी, पंचायत मंडल और जिला परिषद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाग 9 का। जैसे मैंने आपको बताया था, जो स्थानीय स्वशासन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है शहरी स्वशासन, दूसरा होता है ग्रामीण स्वशासन। तो हमने ग्रामीण स्वशासन अच्छे से पढ़ लिया, और अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि भाई पंचायत में जो सरपंच होता है उसका अलग काम होता है, जो ब्लॉक समिति वाला होता है उसका अलग काम होता है, जो अध्यक्ष होता है जिला परिषद या जिला पार्षद उसे कहेंगे, उसका अलग काम होता है, ठीक है। अब आ जाओ हम चलते हैं शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन को कहा जाता है नगर पालिका। क्या कहा जाता है? नगर पालिका। शहरी स्वशासन को नगर पालिका। भाग में कौन से में आता है? तो भाग में आता है 9 के क भाग में। कितने भाग में आता है? 9 के क भाग में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शहरी स्वशासन है ये भी 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो 3 प्रकार से कौन कौन सा? सबसे पहले देखो शहर की हम बात करते हैं, तो कितने प्रकार के शहर हो सकते हैं? 3 प्रकार के शहर हो सकते हैं। एक होगा छोटा शहर, एक होगा कैसा शहर? जो छोटा सा शहर है। दूसरा होगा बीच वाला, मिडिल शहर होगा, मध्यम वाला। तीसरा होगा बहुत बड़ा शहर, बहुत ही बड़ा शहर। तो शहर भी कितने प्रकार के होते हैं? छोटा शहर, मीडियम या मध्यम शहर, या फिर बड़ा शहर। छोटा शहर, मध्यम शहर, बड़ा शहर, ठीक है। अब जो छोटा शहर होता है उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे तहसील। जैसे यहाँ पे गोहाना है, एक प्रकार का ही छोटा सा शहर है। जो तहसील होती है ना जहाँ पे, उसको छोटा शहर कहा जाता है, और वहाँ पर बनती है नगर पंचायत। क्या बनती है? नगर पंचायत। जो छोटे शहर होते हैं जहाँ पे तहसील होती हैं उसको कहा जाता है नगर पंचायत। वहाँ पे बनते हैं चेयरमैन। वहाँ पे क्या बनते हैं? चेयरमैन। जैसे ग्राम पंचायत में क्या बनता है? सरपंच। ऐसे नगर पंचायत में क्या बनते हैं? चेयरमैन। फिर आता है बड़ा शहर। बड़ा शहर में आ गया जिला। जैसे अपना सोनीपत जिला, ये गोहाना से बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा शहर आएगा। तो बड़े शहर में आगे जैसे जिले होते हैं वो बड़े शहर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसमें होती है नगर परिषद। क्या होती है? नगर परिषद। और यहाँ पे जो बनता है वो बनता है अध्यक्ष। क्या बनता है? अध्यक्ष। और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है बड़ा शहर। जैसे राजधानी होगी, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये बड़े बड़े शहर होते हैं। जैसे मेट्रो सिटी है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, घनी आबादी होती है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, अहमदाबाद है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो राजधानी होती हैं, उनको वहाँ पे होती है नगर निगम। क्या होते हैं? नगर निगम। वहाँ पे क्या होते हैं भाई? नगर निगम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? बड़े शहर में होता है राजधानी वगैरह, मेट्रो सिटी हो गया, या फिर आप यहाँ पे जो होता है वो नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम। यहाँ पे क्या होता है? नगर निगम होता है, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। उसको आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और यहाँ पे जो बनता मेयर, क्या बनता? मेयर। हिंदी में कहते हैं महापौर। यहाँ पे कौन बनता? मेयर। हिंदी में क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे इतनी सी बात। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो संशोधन किया गया था वो 74वां संविधान संशोधन किया गया था। यह भी 1993 में ही किया गया था, और इसमें अनुसूची जोड़ी गई 12। देखो ग्राम पंचायत के लिए जो संशोधन किया गया था वो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। और इसके तहत जो जोड़े गए थे वो 18 उसके तहत जोड़े गए थे 29 विषय, और इसके तहत जोड़े गए थे 18 विषय। कितने विषय जोड़े गए थे? 18 विषय, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे पहला, अगर मैं भारत का मतलब सबसे पहला जो भारत का नगर निगम था वो कौन था? चेन्नई। सबसे पहला भारत का जो नगर निगम था उसका नाम क्या था? चेन्नई। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। मैं इसको फिर से छोटा सा डिटेल से एक बार बता देता हूँ। देखो एक बार समझ लीजिए आप। देखिए क्या होता है कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है जहाँ पर भी कुछ लोग रहने लग जाते हैं, वो खुद का अपनी सरकार चलाते हैं, खुद का शासन चलाते हैं, उसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। लेकिन पहले राजतंत्र में क्या होता था कि राजा जो बोल देता था उसी की चलती थी। राजतंत्र में राजा की ही चलती थी, अलग अलग से आप स्थानीय स्वशासन नहीं कर सकते थे।
लेकिन अब जो है ना लोकतंत्र के अंदर आप स्थानीय स्वशासन कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट अपना शासन कर सकती है। इससे जो सत्ता है उसका केंद्रीकरण ना होकर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, यानी सत्ता का जो मतलब सत्ता ऐसे नहीं कि वो यहाँ पे राजतंत्र फैला देगी, अलग अलग यूनिट अपना खुद का शासन कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले 1952 में एक सामुदायिक विकास योजना चलाई गई थी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट रिवीजन लगेगा। सामुदायिक विकास योजना या कार्यक्रम चलाया गया था। इसकी देखा रखी 1953 में राष्ट्रीय वित्त सेवा शुरू कर दी थी। इसकी जो रिपोर्ट थी 1957 में आई थी, बलवंत राय मेहता समिति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट दी थी 1959 में। तो इसकी रिपोर्ट के हिसाब से बताया था कि गाँव में 3 प्रकार की पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। और इसके आधार पर सबसे पहले जो ये लागू कर दिया गया था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि 1940 में था इसका विषय, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी इसके बहुत ज़्यादा फेवर में थे। अगर ये 40 में रहता तो ये क्या होता कि इस पे ये कंपलसरी नहीं होता प्रत्येक राज्य के लिए। अगर ये कंपलसरी नहीं होता तो कोई राज्य चाहे या ना चाहे अपनी मर्जी चला लेता, इसलिए इसका संविधान करना पड़ा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो उम्मीद अशोक मेहता समिति भी आपको याद रखनी है, सारी बातें मैंने डिटेल से आपको बता दी है। तो आज की क्लास ये ग्राम सचिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और वैसे भी एग्जाम में एसएससी में या एचएसएससी में इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।